नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। दिस इज सौरभ सोलंकी एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 29 सितंबर 2020। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। पहला जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट बिल 2020 के बारे में। रिसेंटली इस बिल को पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया गया है। क्या है इस बिल के प्रोविजंस, समझेंगे उन्हें, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक भगत सिंह के बारे में। रिसेंटली हमने उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, जानेंगे भगत सिंह के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस को। फिर हम समझेंगे एक डिजीज के बारे में, लेकिन खुशी की बात यह है कि ये जो डिजीज है वो ह्यूमंस में नहीं प्लांट्स में फैल रही है, ठीक है। ये जो बीमारी है उस बीमारी का नाम है स्कैंडल बुड्स स्पाइक डिजीज, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा साथी एप्लीकेशन के बारे में और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे नगोर्नो काराबाख रीजन के बारे में। रिसेंटली ये न्यूज़ में आया था, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं पहला आर्टिकल जो कि है एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट बिल 2020 के बारे में। कंटेस्ट ये है, रिसेंटली इस बिल को पास कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा। अगर हम इस बिल की बात करें तो ये जो बिल है वो चेंज करता है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को। काफ़ी पुराना ये एक्ट था और थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूँ। आज से 2-3 महीने पहले की बात है, जब कोरोना का आउटब्रेक हुआ था तो हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे वो डॉक्टर्स और नर्सेस थी, हेल्थ स्टाफ था। ऐसी कई रिपोर्ट और न्यूज़ वगैरह देखने को मिली थी जहां पर डॉक्टर्स के ऊपर अटैक किए गए थे, ठीक है। चाहे वो इंदौर में हो, काफ़ी फेमस हुआ था इंदौर का इंसिडेंट। वहाँ पर जो हेल्थ केयर वर्कर्स गए थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक कर दिया था लोगों ने, ठीक है। तो इसी को देखते हुए ये ऑर्डिनेंस लेके आई थी सरकार उस समय। अब उसी ऑर्डिनेंस को हटाकर ये अमेंडमेंट बिल पेश कर दिया गया है, ठीक है, और ये बिल पास भी हो गया है। ऑलराइट, क्या प्रोविजन है इस इंपॉर्टेंट इस बिल में? तो सबसे पहले तो हार्म, इंजरी, हर्ट और डेंजर किसके ऊपर? हेल्थ केयर पर्सनल की लाइफ के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति पहुंचाता है तो ये कॉग्निजिबल नॉन बेलेबल ऑफेंस समझा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जेल हो सकती है अगर आपने किसी हेल्थ केयर वर्कर के ऊपर अटैक किया, ठीक है, किसी प्रकार उनको हार्म पहुंचाया, इंजरी पहुंचाई। कितनी? 3 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक की, और फाइन आपके ऊपर लग सकता है 5,000 से लेके 2 लाख रुपीज़ तक का। ऑलराइट, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं किन के लिए लाया गया था ये बिल। उसके बाद साथ ही साथ इस बिल में एक और चेंज किया गया है। इसमें इंक्लूड कर दिया गया है कि इट शैल इंक्लूड प्रोटेक्शन फॉर हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल कॉम्बैटिंग एपिडेमिक डिजीजेस। साथ ही साथ इट एक्सपेंड द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सच डिजीज। सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स को इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है भगत सिंह से रिलेटेड। कंटेस्ट ये है कि 28 सितंबर 2020 को हमने भगत सिंह की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। भगत सिंह जो है वो काफ़ी पॉपुलर लीडर रहे हैं और काफ़ी योगदान रहा है इनका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। इनके बारे में हम थोड़ा बेसिक समझते हैं। इनका जन्म हुआ था 1907 में यालपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि अब पाकिस्तान में है। वहाँ पर इनका जन्म हुआ था एक सिख फैमिली में। ऑलराइट, फिर भगत सिंह ने 1923 में एक कॉलेज को ज्वाइन किया था जिस कॉलेज का नाम था नेशनल कॉलेज, और ये कॉलेज लाहौर में था। इस कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था लाला लाजपत राय और भाई परमानंद के द्वारा। वहाँ पर ही इन्होंने देशभक्ति की कुछ जो बेसिक्स होते हैं उनको सीखा, वहाँ से इनके अंदर एक देशभक्ति की भावना जागी, पैदा हुई। और साथ ही साथ भगत सिंह के बारे में आपने जानते होंगे, इनकी जो फैमिली थी वो भी काफ़ी रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, यानी कि फाइनेंशियली रिच नहीं बट पैट्रियोटिकली रिच काफ़ी ज़्यादा फैमिली थी इनकी। इनके चाचा जी थे अजीत सिंह, उनके बारे में सुना होगा आपने। वो भी जो है काफ़ी पॉपुलर लीडर रहे हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। फिर 1924 में भगत सिंह ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन किया था। इस एसोसिएशन को स्टैब्लिश किया गया था सच्चिदानंद सान्याल के द्वारा। ऑलराइट, और इस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हुआ करते थे वो काम संभाला करते थे चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का काम संभालते थे। और वहीं पर ही भगत सिंह की मुलाकात चंद्रशेखर आज़ाद से हुई और ये लोग काफ़ी अच्छे दोस्त भी बने। आगे हम डिस्कस करते हैं इसी ऑर्गेनाइजेशन में रहकर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो थोड़ी सी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। यहीं पर रहकर भगत सिंह ने जो है फिलॉसफी ऑफ बम को जाना, आर्म्ड रेवोल्यूशन की तरफ वो थोड़े से प्रोत्साहित हुए। उसके बाद 1928 में एक चेंज ये आया, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हिंदुस्तान
रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम चेंज कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया गया। ठीक है, नाम चेंज हो गया था 1928 में। किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। ठीक है, अगला पॉइंट, भगत सिंह ने एक सभा का भी फॉर्म किया था। उस सभा का नाम था नौजवान भारत सभा। कब किया था फॉर्म? तो 1925 में। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। फिर अगला इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो भगत सिंह से रिलेटेड है वह 1928 में भगत सिंह स्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद सोहन सिंह जोश। उनके साथ उन्होंने मिले, सोहन सिंह जोश के साथ मिलकर उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी को स्टैब्लिश किया और इसी के द्वारा एक मंथली मैगजीन पब्लिश की जाती थी जिसका नाम था कीर्ति, जो कि पंजाबी में पब्लिश होती थी। ये पॉइंट याद रखिएगा कि कीर्ति किसान पार्टी किसने ऑर्गेनाइज की थी और ये कीर्ति जो मैगजीन है, ठीक है, वो भी इसके द्वारा पब्लिश की जाती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। भगत सिंह के ऊपर, भगत सिंह को अरेस्ट किया गया था किस चार्जेस के ऊपर? काकोरी केस के अंदर। ठीक है, काकोरी केस में उन्होंने लूट की थी। ठीक है, फिर अगला इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो भगत सिंह की लाइफ में रहा है वो होता है मर्डर ऑफ सॉन्डर। देखिए, अब इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड समझने की कोशिश कीजिए। इंडिया में एक इंपॉर्टेंट कमीशन आई थी जिसका नाम था साइमन कमीशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स देने के लिए लाई गई थी इंडिया में। लेकिन इस कमीशन में प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी इंडियन मेंबर मौजूद नहीं था, तो इसके कारण इसका काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था कि नहीं, साइमन गो बैक। आपने नारे भी सुना होगा ये नाम से फेमस, साइमन गो बैक। इसी का प्रोटेस्ट कर रहे थे इंडिया के एक बहुत फेमस लीडर जिनका नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी, हमने इनके बारे में पहले भी डिस्कस किया है। ये एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ऑलराइट। इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा थी। क्या होता है, ये बैठ गए थे अनशन पर, ठीक है ना, ये धरना दे रहे थे, अनशन पर नहीं, ये धरना दे रहे थे। तो क्या हुआ, वहाँ पर एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है जेम्स ए स्कॉट, जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं। इन्होंने वहाँ पर कर दिया लाठी चार्ज। ठीक है, अब आपके जो लाला लाजपत राय हैं वो थोड़े से उम्रदराज व्यक्ति थे, साथ ही साथ उन्हें लाठी के दौरान काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है। ठीक है, बहुत सारी चोट आती है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। फिर केस चलता है आगे कि ये जो लाठी चार्ज हुआ वो इंसिडेंट सही था या नहीं। ये बात लाला लाजपत राय ने कोर्ट में कही थी कि जो लाठी मेरे ऊपर पड़ी है वो लास्ट नेल है ब्रिटिश इंडिया की कॉफिन में। ठीक है, फिर उसके कारण होता है कि कभी लाला लाजपत राय उससे रिकवर नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है उसी चोट के कारण। उनके लंग्स जो है वो पंचर हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। अब इससे गुस्सा हो जाते हैं भगत सिंह और वो क्या करते हैं, वो प्लान करते हैं कि जो जेम्स ए स्कॉट है जिसने लाठीचार्ज के ऑर्डर्स दिए थे उसे मार दिया जाए। फिर भगत सिंह अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर जाते हैं, लेकिन मारने की कोशिश में उनके साथ एक दिक्कत हो जाती है, एक प्रॉब्लम हो जाती है और जेम्स ए स्कॉट की बजाय वो मार देते हैं जेपी सॉन्डर को। ठीक है, और ये जो पूरा केस है इसे कहा जाता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1929 में जो कि हुआ था। ऑलराइट, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। फिर भगत सिंह क्या करते हैं, आगे जाकर एक बॉम्ब फेंकते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर। लेकिन ये जो बॉम्ब था वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, सिर्फ शोर मचाने के लिए था। और ये फिर इस बॉम्ब को फेंकने के बाद सरेंडर कर देते हैं। ये इस बात से बताना चाहते थे कि अब जो है इंडिया के जो लोग हैं अब उनके अंदर पेशेंस खत्म हो रहा है और अब वो चाहते हैं कि अब अंग्रेज यहाँ से भाग जाएं। ये बात वो साबित करना चाहते थे और अपनी आवाज़ जो है वो जनता के सामने रखना चाहते थे। मकसद उनका बिल्कुल भी नहीं था कि वो किसी को मारे और किसी की डेथ भी नहीं होती है इस बॉम्ब के द्वारा। लेकिन फिर क्या होता है कि जब भगत सिंह के ऊपर उनको अरेस्ट किया जाता है, वो जो सरेंडर कर देते हैं, तो उनके ऊपर केस चलता है और ये बात सामने आ जाती है कि जो मर्डर ऑफ सॉन्डर है वो भी भगत सिंह ने ही प्लान किया था। उनका मर्डर सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर भगत सिंह ने किया था। तो इसी कारण उनको फांसी पर लटका दिया जाता है। कब? 23 मार्च 1931 को। ठीक है, और इसी दिन इंडिया जो है हर साल मार्टर्स डे भी सेलिब्रेट करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़ के बारे में। ठीक है, ये बीमारी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये सैंडल एक जो ट्री होती है सैंडलवुड उसके फैल रही है। ठीक है, अगर हम देखें कि सैंडलवुड जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इनकी जो नेचुरल पॉपुलेशन है वो आपको मैरीमोर स्कैंडल फॉरेस्ट जो कि केरला में सिचुएटेड है वहाँ पर देखने को मिलती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, केरला में। और अदर स्टेट की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में भी आपको ये डिजर्व देखने को मिलेंगे। फिर मलाई महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। थोड़ा सा और हम इस ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इस बीमारी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो बीमारी है
इस बीमारी को कॉज करने के पीछे जो आपका एक बैक्टीरियल पैरासाइट है जिसका नाम है फाइटोप्लाज्मा, ठीक है, इसके कारण ये बीमारी होती है और इस बीमारी का कोई क्योर नहीं है। क्या किया जाता है, जब भी किसी प्लांट को ये बीमारी हो जाती है तो उस ट्री को कट कर दिया जाता है, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है इस बीमारी से लड़ने का, अभी तक इसकी कोई दवाई नहीं निकाली गई है, ठीक है। फिर हम रेड सैंडलवुड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो है वो एंडेमिक है साउथ इंडिया से, यानी कि सिर्फ साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट ऑफ पलक्कोंडा सीचाचलम हिल्स रेंज ऑफ आंध्र प्रदेश एंड आल्सो फाइंड इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है। पूरे साउथ इंडिया के कुछ एरियाज में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। रेड स्कैंडल यूजुअली ग्रो इन रॉकी, डिग्रेडेड एंड फैलो लैंड एंड रेड सॉइल एंड हॉट ड्राई क्लाइमेट। ये पॉइंट इसकी स्पेशलिटी है कि कहाँ पर ये ग्रो होते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। कई बार आपसे यूपीएससी पूछ लेती है कि बताइए हम ये जो बता रहे हैं जो कौन सी प्लांट की स्पीशीज़ है, ठीक है, तो उनकी आपको ये बता देगा कि ये जो प्लांट है वो ग्रो होता है रॉकी, डिग्रेडेड एंड फैलो लैंड में, और इसके लिए रेड सॉइल जो है वो सुटेबल होती है और हॉट ड्राई क्लाइमेट में। बताइए कौन सी ट्री है ये, तो फिर आपको ऑप्शन देगा 3-4 अलग अलग, वहाँ पर आप टिक करके आइएगा रेड सैंडलवुड्स, ठीक है। अगर हम इसके स्टेटस की बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में ये नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में है, ठीक है। अब यहाँ से एक पॉइंट और क्लियर हो गया कि जो रेड डाटा बुक है IUCN के द्वारा पब्लिश की जाती है उसमें सिर्फ एनिमल्स ही नहीं प्लांट स्पीशीज को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, अगर हम साइट्स की कन्वेंशन में इसको देखें तो साइट कन्वेंशन में इसको अपेंडिक्स सेकंड में रखा गया है, ऑलराइट। अपेंडिक्स सेकंड में मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा ये थ्रेटेंड में नहीं है, नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में है, इनको ज़्यादा एक्सटेंशन ये फेस नहीं कर रहे हैं अभी, ऑलराइट। इनका यूज़ कहाँ होता है, तो देखिए इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है कॉस्मेटिक्स में, मेडिसिनल पर्पज़ के लिए होता है, ठीक है। ये कुछ इनके स्पेसिफिक, और ये बहुत महंगे बिकते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्राइस होती है इनकी इंटरनेशनल मार्केट में। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है साथी एप्लीकेशन से रिलेटेड। ये जो एप्लीकेशन है ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। मकसद क्या है इसका, देखिए कोविड के कारण क्या हो रहा है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री आपकी वो एकदम ही कोलैप्स कर गई है और जो होटल्स वगैरह का बिजनेस था वो भी ठप पड़ा हुआ है बिल्कुल ही। तो उनको सपोर्ट करने के लिए जो कि होटल के सेक्टर में काम कर रहे हैं, वहाँ पर उनके जो वर्कर्स उनकी सेफ्टी और जो गेस्ट वगैरह आएंगे उनकी सेफ्टी वगैरह, तो ये पूरा साथी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, ऑलराइट। ध्यान रखिएगा ये एप्लीकेशन के बारे में। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है नागोर्नो काराबाख रीजन से रिलेटेड। कंटेस्ट ये है कि अजरबैजान ने रिसेंटली क्या किया है, कुछ अटैक्स किए हैं नागोर्नो काराबाख रीजन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये है आपका अजरबैजान, सेंट्रल एशियन कंट्री है एक अजरबैजान। वहाँ के सेंटर में यहाँ पर पाया जाता है आपका नागोर्नो काराबाख रीजन, ऑलराइट। हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा नागोर्नो काराबाख के बारे में। तो ये जो पूरा रीजन है ये अजरबैजान के अंदर ही है, लेकिन ये सेपरेटली रूल किया जाता है किनके द्वारा, एथनिक आर्मेनियंस के द्वारा, ऑलराइट। ये वहीं पर रहकर ही पूरा काम करते हैं और अपनी खुद की अलग से गवर्नमेंट चलाते हैं, ठीक है। ये इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया था। जब आपको पता होगा पहले USSR हुआ करता था, USSR पूरा कोलैप्स कर दिया और सेंट्रल एशिया के अलग अलग कंट्रीज़ और रशिया अलग हो गया। ये कब हुआ था, 1991 में। उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों रीजन के बीच अजरबैजान और नागोर्नो काराबाख के लोगों के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और एट द एंड 1994 में इनके बीच में सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ कि अब हम आपकी टेरिटरी में एंटर नहीं करेंगे, आप भी हमारी टेरिटरी में मत आइएगा। लेकिन जैसा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में होता रहता है, सीज फायर का उल्लंघन होता रहता है, वैसे इन दोनों के बीच में भी सीज फायर उल्लंघन होता रहता है। आप यहाँ पे सेंट्रल एशिया का मैप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मैप। पहला हो गया आपका कजाकिस्तान, ये आपकी कंट्री है कजाकिस्तान। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किर्गिस्तान, ठीक है। नीचे आप देखेंगे तो ताजिकिस्तान है और साइड में यहाँ पे उज्बेकिस्तान है और यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान से तापी पाइपलाइन जो है वो इंडिया आ रही है, T से तुर्कमेनिस्तान, A से अफगानिस्तान, P से पाकिस्तान, देन I से इंडिया, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान से जो कि आ रही है। आप यहाँ पर देखिए तो अरल सी है। अरल सी कौन सी दो कंट्री इसके बीच में है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखिए कैस्पियन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैस्पियन सी को कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप कजाकिस्तान टच कर रहा है और आपका तुर्कमेनिस्तान भी टच कर रहा है, यहाँ पर है अजरबैजान, ठीक है। ये कैस्पियन सी के
वेस्ट में है, ठीक है। तो ये मैप एक बार देख लीजिएगा और अच्छे से लोकेशन को याद कर लीजिएगा कि कहाँ पर कौन सी कंट्री है, एरल सी के बीच में एरल सी जो है कौन कौन सी कंट्रीज़ को टच करता है, और कैप्सियन सी कौन कौन सी कंट्रीज़ को टच करता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।